पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स चैप्टर 17 नाग शक्ति का वारिस। हैरी एक बहुत लंबे और कम रोशनी वाले तहखाने के सिरे पर खड़ा था। वहां पर पत्थर के ऊंचे खंभे थे जिन पर सांप उकेरे गए थे। ये खंभे अंधेरे में डूबी छत को सहारा दे रहे थे और लंबी काली परछाइयां बना रहे थे। पूरे तहखाने में अंधेरा था और एक अजीब सी गहरी उदासी भरी थी। हैरी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो डरावनी खामोशी में खड़े खड़े आहट सुनने का इंतजार करता रहा। क्या काल दृष्टि किसी अंधेरे कोने में छुपा है या किसी खंबे के पीछे? और जिनी कहाँ है? फिर उसने छड़ी निकाली और सांपों वाले खंबे के बीच में होते हुए आगे बढ़ा। सावधानी से बढ़ाए जा रहे उसके हर कदम की आवाज अंधेरी दीवारों से टकराकर तेजी से गूंज रही थी। उसने आंखें सिकोड़ ली और जरा सी गतिविधि दिखने पर वो उन्हें बंद करने को तैयार था। पत्थर के सांपों की आंखों के खोखले कटोरे जैसे उसे ही देख रहे थे। उसका दिल कई बार धक रह गया क्योंकि ऐसा लगा जैसे वो सांप हिल रहे हैं। फिर जब वो आखिरी दो खंभों के बीच में आया तो उसे तहखाने जितनी ही ऊंची एक मूर्ति दिखी जो पीछे की दीवार से टिकी थी। दैत्याकार चेहरे को देखने के लिए हैरी को अपनी गर्दन ऊपर उठानी पड़ी। यह एक प्राचीन और बंदर जैसा चेहरा था। उस जादूगर की लंबी पतली दाढ़ी उसके नीचे तक लहराते पतलीले दुशाले के निचले हिस्से को छू रही थी, जहां दो विशाल भूरे पैर तहखाने के चिकने फर्श पर खड़े थे और उन विशाल पैरों के बीच में मुंह के बल काले कपड़ों में एक छोटी आकृति लेटी थी। उसके बाल लाल थे। जिनी! हैरी बुदबुदाता हुआ उसकी तरफ भागा और घुटनों के बल बैठ गया। जिनी, जिनी, काश तुम जिंदा हो, प्लीज मरना मत जिनी। उसने अपनी छड़ी एक तरफ रख दी, जिनी के कंधे पकड़े और पलटकर उसे सीधा कर दिया। उसका चेहरा संगमरमर जितना सफेद था और उतना ही ठंडा। आंखें बंद थी। ये तो तय था कि उसे बेजान नहीं किया गया था, पर तब तो शायद मर। जिनी, जिनी उठो, जाग जाओ प्लीज। हैरी हताशा से उसे हिलाते हुए बुदबुदाया। जिनी का सिर एक तरफ से दूसरी तरफ लटकता ही रहा। वो नहीं जागेगी। एक धीमी आवाज आई। हैरी उछल पड़ा और घुटनों पर बैठे बैठे ही घूम गया। काले बालों वाला एक लड़का सबसे पास वाले खंबे से टिककर उसे ही देख रहा था। वो कोने से धुंधला दिख रहा था, मानो हैरी उस धुंध भरी खिड़की से देख रहा हो, परंतु उसे पहचानने में गलती नहीं हो सकती थी। टॉम, टॉम रिडल। रिडल ने सिर हिलाया, पर उसने हैरी के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटाई। वो नहीं जागेगी से तुम्हारा क्या मतलब है? हैरी ने हताशा से कहा। कहीं ये मरी तो नहीं है ना? वो अब भी जिंदा है, रिडल ने कहा, पर बस जरा सी। हैरी ने उसकी तरफ घूरा। टॉम रिडल हॉगवर्ट्स में 50 साल पहले पढ़ता था, पर धुंध भरी चमकती रोशनी के बीच खड़ा वो 16 साल से एक भी दिन बड़ा नहीं दिख रहा था। क्या क्या तुम कोई भूत हो? हैरी ने अनिश्चितता से पूछा। एक याद, रिडल ने शांति से जवाब दिया। एक याद जो इस डायरी में पिछले 50 साल से सुरक्षित है। उसने मूर्ति के विशाल अंगूठों के पास फर्श की तरफ इशारा किया। वहां पर वो छोटी काली डायरी खुली थी जो हैरी को मायूस मीना के बाथरूम में मिली थी। एक पल के लिए तो हैरी ने सोचा कि डायरी यहाँ कैसे आई, पर उससे भी ज्यादा जरूरी मामले निपटाने थे। टॉम, टॉम, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हैरी ने जिनी का सिर दोबारा उठाते हुए कहा। हमें इसे यहाँ से ले जाना होगा। यह काल दृष्टि नाम का एक भयंकर सांप है। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है, पर किसी भी समय आ जाएगा। प्लीज मेरी मदद करो। रिडल अपनी जगह से नहीं हिला। हैरी पसीना पसीना होकर जिनी को फर्श से आधा उठाने में कामयाब हो गया और अपनी छड़ी दोबारा उठाने के लिए झुका, पर उसकी छड़ी जा चुकी थी। क्या तुमने मेरी छड़ी? उसने ऊपर देखा। रिडल अब भी उसे ही देख रहा था और हैरी की छड़ी को अपनी लंबी उंगलियों में घुमा रहा था। थैंक्स, हैरी ने कहा और छड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। रिडल के मुंह के कोनों पर तिरछी मुस्कान उभरी। वो हैरी की तरफ घूरता रहा और अलसाए अंदाज में छड़ी घुमाता रहा। सुनो, हैरी ने बेचैन होकर कहा, क्योंकि उसके घुटने जिनी के बोझ से झुके जा रहे थे। हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर काल दृष्टि आ गया। नहीं, वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि उसे बुलाया ना जाए, रिडल ने शांत स्वर में कहा। हैरी ने जिनी को दोबारा फर्श पर लेटा दिया, क्योंकि अब वो उसका वजन नहीं उठा पा रहा था। तो तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा। देखो, मुझे मेरी छड़ी दे दो, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। रिडल की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। नहीं 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 नहीं, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हैरी ने उसे घूरा। तुम्हारा क्या मतलब है जरूरत नहीं पड़ेगी? हैरी पॉटर, मैं काफी समय से इसी पल का इंतजार कर रहा था, तुम्हें देखने का, तुमसे बातें करने के अवसर का। देखो, हैरी ने अपना धैर्य खोते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हो। हम रहस्यमयी तहखाने के अंदर, ये बातें बाद में भी हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, ये बातें अभी होगी, रिडल बोला।
उसके चेहरे पर अब भी एक चौड़ी मुस्कान थी और उसने हैरी की छड़ी अपनी जेब में रख ली। हैरी ने उसकी तरफ घूरा। यहाँ कोई बहुत अजीब चीज हो रही थी। फिर उसने धीमे से पूछा, जिनी का यह हाल कैसे हुआ? आहा, ये तो रोचक सवाल है, रिडल ने खुश होते हुए जवाब दिया। और लंबी कहानी भी है। मैं समझता हूँ कि जिनी वीजली का यह हाल दरअसल इस वजह से हुआ है कि उसने एक अदृश्य अजनबी के सामने दिल खोल कर रख दिया और उसे अपने सारे रहस्य बता दिए। हैरी ने पूछा, क्या कह रहे हो? डायरी, रिडल बोला। मेरी डायरी। जिनी कई महीनों से मेरी डायरी में लिख रही थी, मुझे अपनी छोटी छोटी चिंताएं और दुखड़े बता रही थी। किस तरह उसके भाइयों से चिढ़ाते हैं, किस तरह वो सेकंड हैंड दुशालों और किताबों के साथ स्कूल आए, किस तरह रिडल की आंखों में चमक आ गई। किस तरह उसे लगता है कि मशहूर, अच्छा, महान हैरी पॉटर कभी उस जैसी लड़की को पसंद नहीं करेगा। जितने समय भी रिडल बोला, उसकी आंखें हैरी के चेहरे से एक पलक भी नहीं हटी। उनमें एक भूखा भाव था। वो आगे बोला, 11 साल की लड़की की मूर्खतापूर्ण बचकानी समस्याओं को सुनना बड़ा बोरियत का काम था, पर मैंने धैर्य रखा, मैंने जवाब दिया, मैंने सहानुभूति दिखाई, दया, ममता दिखाई। जिनी को मुझसे लगाव हो गया। कहती थी, टॉम, जितनी अच्छी तरह से तुम मुझे समझते हो उतनी अच्छी तरह से किसी ने नहीं समझा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे बात करने के लिए डायरी मिल गई। तुम मेरे दोस्त की तरह हो जिसे मैं अपनी जेब में लेकर घूम सकती हूँ। रिडल एक तीखी ठंडी हंसी हंसा जो उस पर अच्छी नहीं लग रही थी। इससे हैरी के गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो हैरी, मैं हमेशा उन लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहा हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत है। तो इसीलिए जिनी ने मेरे सामने अपनी आत्मा खोल कर रख दी और उसकी आत्मा ठीक वैसी ही थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मुझे उसके सबसे गहरे डर, सबसे अंधेरे रहस्यों की खुराक से शक्ति मिलती गई। मैं ताकतवर बनता गया, छोटी सी जिनी से बहुत ज़्यादा ताकतवर, इतना ताकतवर कि मैं जिनी को कुछ अपने रहस्यों की खुराक देने लगा, उसकी आत्मा में थोड़ी सी अपनी आत्मा डालने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है? हैरी ने कहा, जिसका मुंह सूख गया था। रिडल ने धीमे से कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझ पाए हैरी पॉटर? वो जिनी थी जिसने रहस्यमयी तहखाना खोला था। वो जिनी थी जिसने मुर्गों की हत्या की थी और दीवारों पर उनके खून से चेतावनी भरे संदेश लिखे थे। उसी ने 4 बदजातों और फिल्च की बिल्ली पर नाग शक्ति का ये सांप छोड़ा था। नहीं, हैरी फुसफुसाया। ओह हाँ, रिडल ने शांति से कहा। जाहिर है पहले तो जिनी जानती नहीं थी कि वो क्या कर रही है। मजेदार था, काश तुम डायरी में उसकी लिखी बातें पढ़ते। वो दिलचस्प होने लगी थी। उसने उन्हें सुनाते हुए हैरी का दहशत से भरा चेहरा देखा। प्रिय टॉम, मैं सोचती हूँ मेरी याददाश्त चली, मेरे कपड़ों पर मुर्गियों के पंख लगे और मैं नहीं जानती कि वो ये कैसे आए। प्रिय टॉम, मैं याद नहीं कर पा रही कि मैं हैलोवीन की रात को कहाँ थी, मैंने क्या किया, पर एक बिल्ली पर हमला हुआ और मेरे कपड़ों के अगले हिस्से पर खून लगा हुआ है। टॉम, पर्सी मुझसे कहता है कि मैं पीली दिख रही हूँ और बदल गई हूँ। मैं सोचती हूँ उसे मुझ पर शक हो गया और आज एक और हमला हुआ। मैं नहीं जानती मैं कहाँ थी टॉम। मैं क्या करूँ? मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। टॉम, मुझे लगता है मैं ही सब पर हमला तो नहीं कर रही। हैरी की मुट्ठियां भिज गई। उसके नाखून उसके हथेली में धंस रहे थे। रिडल बोला, मूर्ख जिनी, अपनी डायरी पर शक करने में उसे बहुत समय लगा, पर आखिरकार उसे शक हुआ और उसने पीछे छुड़ाने की कोशिश की। और यहाँ तुम सामने आ गए। ये डायरी तुम्हें मिल गई और मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती थी? इसे जितने लोग उठा सकते थे उनमें से तुम ही तो थे जिससे मिलने को मैं सबसे ज़्यादा बेताब था, हैरी पॉटर। और तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? हैरी ने कहा। उसके शरीर में गुस्सा बह रहा था और उसे अपनी आवाज़ सामान्य रखने के लिए कोशिश करनी पड़ रही थी। रिडल बोला, देखो हैरी, जीनी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, तुम्हारी दिलचस्प कहानी। उसकी आंखें हैरी के माथे के बिजली जैसे निशान पर ठहरी और उसके चेहरे पर भूख का भाव ज़्यादा गहरा हो गया। मैं जानता था कि मुझे तुम्हारे बारे में ज़्यादा बातें मालूम करनी पड़ेगी। अगर संभव हो तो तुमसे बात करना और मिलना भी होगा। इसलिए मैंने तुम्हारा विश्वास हासिल करने के लिए उस महामूर्ख हैग्रिड को पकड़वाने वाली मेरी मशहूर याद को तुम्हें दिखाया। हैग्रिड मेरा दोस्त है, हैरी ने कहा। अब उसकी आवाज़ कांप रही थी। और तुमने उसे फंसा दिया है ना? मुझे लगा तुमसे गलती हुई है, पर हैरी, एक तरफ मेरी बात का वजन था और दूसरी तरफ हैग्रिड की बात का। क्या तुम इस बात की कल्पना भी कर सकते हो यह पूरा मामला बूढ़े अरमांडो टिपेट को कैसा दिखा होगा? एक तरफ था टॉम रिडल, गरीब पर प्रतिभाशाली, अनाथ पर बहादुर, स्कूल का प्रीफेक्ट, हेड बॉय, आदर्श विद्यार्थी, और दूसरी तरफ था भीम का गलतियां करने वाला गधा हैग्रिड। हर दूसरे सप्ताह जो संकट में फंसता था, अपने पलंग के नीचे आदम भेड़ियों के बच्चे पालने की कोशिश करता था, दैत्यों के साथ कुश्ती करने के लिए चुपके से अंधेरे जंगल में जाता था। पर
मैं भी स्वीकार करूंगा कि जितनी अच्छी तरह ये योजना कामयाब हुई, मैं तो खुद भी हैरान था। मुझे लग रहा था किसी को तो एहसास होगा कि वो हैग्रिड नाग शक्ति का वारिस कैसे हो सकता है। रहस्यमय तहखाने के बारे में सब कुछ पता लगाने के और प्रवेश द्वार खोजने में मुझे पूरे 5 साल लग गए। उस हैग्रिड में कभी इतनी बुद्धि या शक्ति थी ही नहीं। सिर्फ रूपांतरण के टीचर डम्बलडोर ही थे जो हैग्रिड को निर्दोष मानते थे। उन्होंने टिपेट को राजी कर लिया और हैग्रिड को यहाँ से बाहर निकालने के बजाय उसे गेम कीपर बनने का प्रशिक्षण देने के बारे में कहा। हाँ, मैं सोचता हूँ डम्बलडोर ने अंदाजा लगा लिया था। मुझे लगता है कि डम्बलडोर मुझे कभी उतना पसंद नहीं करते थे जितना बाकी टीचर्स करते थे। तुम्हारी असलियत जान ली थी डम्बलडोर ने, हैरी ने कहा। उसके दांत किटकिटा रहे थे। रिडल लापरवाही से बोला, देखो, हैग्रिड को स्कूल से निकालने के बाद उन्होंने मुझ पर निश्चित रूप से चिढ़ाने वाली पैनी नजर रखी। मैं जानता था कि जब तक स्कूल में रहूंगा तब तक तहखाने को दोबारा खोलना सुरक्षित नहीं होगा, पर मैं उन लंबे सालों को बर्बाद नहीं करना चाहता था जो मैंने इसकी खोज में लगाए थे। इसीलिए मैं अपने पीछे एक डायरी छोड़ गया, उसके पन्नों के बीच मेरे 16 साल की उम्र की याद को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि अगर किस्मत मेरा साथ दे तो किसी दिन मैं किसी दूसरे को अपने पीछे राह दिखा सकूं और नागेश नाग शक्ति के महान काम को पूरा कर सकूं। पर तुम उस काम को पूरा नहीं कर पाए, हैरी ने विजयी भाव से कहा। कोई नहीं मरा इस बार, बिल्ली तक नहीं। कुछ ही घंटों में मंत्र कवच काढ़ा तैयार होगा और सभी बेजान लोग ठीक हो जाएंगे। हैरी हैरी हैरी, रिडल ने धीमे से कहा, क्या मैं तुम्हें पहले ही नहीं बता चुका कि बदसातों को मारना मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। पिछले कुछ महीनों से मेरा नया निशाना तुम हो। हैरी ने उसे घूर कर देखा। कल्पना करो मुझे तब कितना गुस्सा आया होगा कि जब अगली बार मेरी डायरी खुली और उसमें तुम नहीं, जिनी लिख रही थी। उसने तुम्हारे पास डायरी देखी और डर गई। उसने सोचा अगर तुम्हें पता चल गया कि डायरी कैसे काम करती है, मैंने उसके सारे रहस्य तुम्हें बता दिए तो क्या होगा। इससे भी बुरी बात, अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मुर्गों को कौन मार रहा है तो क्या होगा। उस मूर्ख लड़की ने तुम्हारे कमरे के खाली होने का इंतजार किया और डायरी चुरा ली। मैं जानता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं अच्छी तरह समझ गया था कि तुम नागशक्ति के वारिस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। चीनी ने मुझे तुम्हारे बारे में जो बताया था, मैं जानता था तुम इस रहस्य को सुलझाने को किसी हद तक चले जाओगे, खासकर तब जब तुम्हारे किसी अच्छे दोस्त पर हमला किया जाए। और चीनी ने मुझे बता दिया था कि पूरे स्कूल में तहलका मचा था क्योंकि तुम सर्पभाषी हो। इसीलिए मैंने जीनी से दीवार पर खुद का विदाई संदेश लिखवाया और उसे नीचे आकर इंतजार करने के लिए मजबूर किया। उसने संघर्ष किया, रोई, बोर कर रही थी, पर उस लड़की में जान ही कितनी बची है। उसने डायरी में यानी मुझ में बहुत ज्यादा जान डाल दी है ना, इतनी ज्यादा कि मैं अब आखिरकार इसके पन्नों से बाहर निकल आया हूँ। जब से वो यहाँ आई है तब से मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ हैरी। मैं जानता था कि तुम आओगे। हैरी पॉटर, मुझे तुमसे सवाल पूछने हैं। कैसे सवाल? हैरी ने थूक उड़ाते हुए कहा। उसकी मुट्ठियां बिछी हुई थी। देखो, रिडल ने खुश होकर मुस्कुराते हुए कहा, यह कैसे संभव हुआ कि एक बच्चे ने किसी असाधारण जादुई प्रतिभा के बिना दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे महान जादूगर को हरा दिया। तुम सिर्फ एक निशान के साथ कैसे बच गए जबकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की सारी शक्तियां नष्ट हो गई। उसकी भूखी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी। तुम्हें क्या परवाह है कि मैं कैसे बचा? हैरी ने धीमे से कहा। वोल्डेमॉर्ट तुम्हारे समय के बाद आया था। रिडल धीमे से बोला, हैरी पॉटर, वोल्डेमॉर्ट मेरा अतीत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ है। फिर उसने जेब से हैरी की छड़ी निकाली और हवा में घुमाई। 3 चमकते शब्द उभर आए, टॉम, मार्वोलो, रिडल। उसने एक बार फिर छड़ी घुमाई और नाम के शब्दों से अक्षर निकलकर जगह बदलने लगे, जब तक कि ये लिखना आ गया, आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। रिडल फुसफुसाया, देखा, इस नाम का प्रयोग मैं हॉगवर्ट्स में पहले से कर रहा था। जाहिर है सिर्फ अपने करीबी दोस्तों के बीच। तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा के लिए अपने गंदे मगलू बाप के नाम का इस्तेमाल करता? मैं, जिसके शरीर में अपने माँ के खानदान की तरफ से खुद नागेश नाग शक्ति का खून बह रहा था, मैं एक पूरे सामान्य से मगलू का नाम क्यों रखूं जिसने मुझे पैदा होने से पहले ही छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता चल गया कि उसकी पत्नी जादूगरनी थी? नहीं हैरी, नहीं। मैंने खुद को इनाम दिया। मैं जानता था एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं दुनिया का सबसे महान जादूगर बन जाऊंगा। इसलिए मेरा नाम ऐसा होना चाहिए कि जादूगर मेरा नाम लेने से भी डरे। ऐसा लग रहा था जैसे हैरी के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। वो स्तब्ध होकर रिडल को देखता रहा, उस अनाथ लड़के को जो बड़ा होकर हैरी के माता पिता और बहुत लोगों की हत्या करेगा। आखिरकार उसने खुद को बोलने के लिए विवश किया। तुम नहीं हो, उसने कहा। उसकी शांत आवाज में नफरत भरी थी। क्या मतलब? रिडल ने पलटकर पूछा। दुनिया के सबसे महानतम जादूगर तुम नहीं हो, हैरी ने तेजी से सांस लेते हुए कहा। तुम्हें निराश करने के लिए माफी चाहता हूँ। दुनिया के सबसे महानतम जादूगर एल्बस डम्बलडोर है।
सब यही कहते हैं, यहाँ तक कि जब तुम ताकतवर थे तब भी हॉगवर्ट्स पे कब्जा करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। जब तुम स्कूल में थे तभी डंबलडोर ने तुम्हारी असलियत भांप ली थी, और तुम्हें उनसे अब भी डर लगता है, चाहे तुम आज जहाँ भी छुपे हो। रिडल के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। अब इसकी जगह पर एक बहुत बदसूरत भाव आ गया। हैरी, डंबलडोर को इस महल से भगाने के लिए मेरी याद ही काफी थी, उसने फुफकारते हुए कहा। वो उतनी ही दूर नहीं गए हैं जितना कि तुम सोचते हो, हैरी ने पलट कर कहा। वो बिना किसी उद्देश्य के बोल रहा था। वो रिडल को डराना चाहता था। वो अपनी कही बातों को सच मानना चाहता था, भले ही उसे उन पर विश्वास ना हो। रिडल ने मुंह खोला पर रुक गया। कहीं से संगीत आ रहा था। रिडल पलटकर खाली तहखाने में घूरने लगा। संगीत तेज हो रहा था। ये अलौकिक, सिहराने वाला और डरावना संगीत था। इसे सुनकर हैरी के सिर के बाल खड़े हो गए और उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल सामान्य से 2 गुना बड़ा हो गया। फिर जब संगीत इतना तेज हो गया कि हैरी की पसलियों के अंदर कपकपी होने लगी, तो सबसे करीबी खंबे के ऊपर लपटें उठने लगी। हंस के आकार का एक बैंगनी लाल पक्षी तहखाने की छत की तरफ चोंच करके अपना संगीत सुना रहा था। उसकी चमकती सुनहरी पूंछ थी जो मोर की पूंछ जैसे लंबी थी। अपने चमकदार सुनहरे पंजों में उसने एक फटी पुरानी पोटली पकड़ रखी थी। एक पल बाद पक्षी सीधे हैरी की तरफ उड़कर आया। जिस फटी पुरानी पोटली को वो अपने पंजों में जकड़े था, उसने उसे गिरा दिया। फिर वो जोर से उसके कंधे पर बैठ गया। जब उसने बड़े पंख समेटे तो हैरी ने ऊपर देखा और उसे एक लंबी, पैनी, सुनहरी चोंच और मंकेदार काली आंखें दिखी। पक्षी ने गाना बंद कर दिया। उसका शरीर गर्म था और वह हैरी के गाल से चिपककर स्थिर बैठा रहा। वो रिडल को लगातार घूर रहा था। ये तो फिनिक्स है, रिडल ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। ज्वाला। हैरी ने सांस खींची और उसे महसूस हुआ कि पक्षी के सुनहरे पंजे उसके कंधे को हल्के से दबा रहे थे। और वो, रिडल ने कहा। अब उसकी आंखें उस फटी पुरानी चीज पर थी जो ज्वाला ने गिराई थी। वो स्कूल की पुरानी बोलती टोपी है। वो सचमुच टोपी ही थी, फटी, गंदी, पैबंद लगी, हैरी के पास पड़ी हुई थी। रिडल दोबारा हंसने लगा। वो जोर से हंसा। अंधेरे तहखाने में उसकी आवाज इतनी तेजी से गूंजने लगी जैसे 10 रिडल एक साथ हंस रहे हो। तो डंबलडोर ने अपने रक्षक के लिए यह भेजा है, गाने वाली चिड़िया और एक पुरानी टोपी। क्या इनसे तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई, हैरी पॉटर? क्या तुम खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हो? हैरी ने जवाब नहीं दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज्वाला या बोलती टोपी का क्या फायदा होगा, पर अब वो अकेला नहीं था और उसने बढ़ती हिम्मत के साथ रिडल की हंसी थमने का इंतजार किया। अब काम की बात करें हैरी, रिडल बोला। उसके चेहरे पर अब भी चौड़ी मुस्कान थी। तुम्हारे अतीत और मेरे भविष्य में हम 2 बार मिल चुके हैं और दोनों ही बार मैं तुम्हें नहीं मार पाया। तुम बच कैसे गए? मुझे सब कुछ बताओ। तुम जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ही देर तक जिंदा रहोगे। हैरी तेजी से सोच रहा था, अपने अफसरों को तोल रहा था। रिडल के पास छड़ी थी, हैरी के पास ज्वाला और बोलती टोपी, जिनसे लड़ाई में खास मदद मिल नहीं सकती थी। स्थिति बुरी थी, पर जितनी देर तक रिडल वहां रहेगा, जिनी के शरीर में जीवन उतना ही कम होता जाएगा। और इसी दौरान हैरी ने अचानक देखा कि समय बीतने के साथ साथ रिडल की आकृति ज्यादा स्पष्ट और ठोस होती जा रही थी। अगर उसके और रिडल के बीच लड़ाई होनी है तो जितना जल्दी शुरू हो उतना ही अच्छा है। कोई नहीं जानता कि जब तुमने मुझ पर हमला किया तो तुम्हारी शक्तियां क्यों चली गई, हैरी ने तत्परता से कहा। मैं खुद नहीं जानता, पर मैं यही जरूर जानता हूँ कि तुम तब क्यों नहीं मार पाए मुझे, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी थी। मेरी सामान्य मगलू घर में पैदा हुई माँ, उसने दबे हुए गुस्से से कांपते हुए कहा। उसकी वजह से तुम मुझे नहीं मार पाए, और जब मैंने तुम्हें पिछले साल देखा तो मुझे तुम्हारा असली रूप दिखा। तुम सिर्फ एक खंडर थे, मुश्किल से जिंदा थे। तुम्हारी सारी शक्तियों के बावजूद तुम इस हाल में पहुंच गए हो। तुम छुपे हुए, बदसूरत हो, बुरे हो। रिडल का चेहरा ऐंठने लगा, पर वो मजबूरी में अपने चेहरे पर एक भयानक मुस्कान लाया। तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी? हाँ, ये एक सशक्त मंत्र विरोधी उपाय है। अब मैं समझ गया, तुम में कोई खास बात नहीं है। देखो, मैं हैरान हो रहा था क्योंकि हम दोनों में अजीब सी समानताएं हैं हैरी पॉटर। तुमने भी महसूस किया होगा। आधे जादूगर खून के, दोनों अनाथ, जिन्हें मगलुओं ने पाला। शायद महान नाग शक्ति के बाद हॉगवर्ट्स में आने वाले 2 इकलौते सर्पभाषी। हम दोनों ने कुछ हद तक एक जैसे दिखते भी हैं, पर जो भी हो, ये संयोग ही था जिसने तुम्हें मेरे हाथ से बचा लिया। मैं बस यही जानना चाहता था। हैरी तनाव में खड़ा रहा और रिडल के छड़ी उठाने का इंतजार करता रहा, पर रिडल की विकृत मुस्कान दोबारा चौड़ी हो रही थी। हैरी, अब मैं तुम्हें छोटा सा सबक सिखाने वाला हूँ। हम नागेश नागशक्ति के वारिस लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की शक्तियों का मुकाबला मशहूर हैरी पॉटर से करवाते हैं, जिसके पास वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हथियार है जो डंबलडोर उसे दे सकते हैं। उसने ज्वाला और बोलती टोपी को दिलचस्पी से देखा और दूर चला गया। हैरी के पैर डर के मारे सुन्न हो गए। उसने देखा कि रिडल ऊंचे खंभों के बीच में जाकर रुक गया।
नागेश नागशक्ति के पत्थर के चेहरे की तरफ देखने लगा, जो उसके ऊपर आधे अंधेरे में था। रिडल ने मुंह खोला और फुफकारा, पर हैरी समझ गया कि वो क्या कह रहा है। मुझसे बात करो नागशक्ति, हॉगवर्ट्स के चारों संस्थापकों में सबसे महान। हैरी मूर्ति की तरफ देखने के लिए घूमा। ज्वाला उसके कंधे पर हिल रहा था। नागशक्ति का पत्थर का दैत्यकार चेहरा भी हिल रहा था। दहशत से हैरी ने उसका मुंह खुलते देखा। वो चौड़ा होता जा रहा था, जिससे एक बड़ा काला छेद बन गया। फिर मूर्ति के मुंह के अंदर कोई चीज हिलती नजर आई। कोई चीज उसकी गहराइयों से फिसलती हुई बाहर आ रही थी। हैरी पीछे हटता चला गया जब तक कि वह अंधेरे तहखाने की दीवार से टकरा नहीं गया। जब उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली तो उसने ज्वाला के उड़ते समय अपने गाल पर अपने पंख टकराते हुए महसूस किए। हैरी चिल्लाना चाहता था, मुझे छोड़कर मत जाओ, पर सर्पों के सम्राट काल दृष्टि के सामने एक फीनिक्स कर भी क्या सकता था। तहखाने के पथरीले फर्श पर कोई बड़ी चीज टकराई। हैरी ने महसूस किया कि फर्श कांप गया। वो जानता था कि क्या हो रहा है। वो इसे महसूस कर सकता था। एक तरह से वो अपने मन में नागशक्ति के मुंह से निकलने वाले विशाल सर्प को कुंडली खोलते हुए देख सकता था। फिर उसने रिडल के फुफकारने की आवाज सुनी, मार डालो उसे। काल दृष्टि हैरी की तरफ बढ़ने लगा। हैरी को काल दृष्टि के भारी शरीर के फर्श पर लहराकर फिसलने की आवाज सुनाई दे रही थी। हैरी ने अब भी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। इसके बावजूद वो अंधों की तरह इधर उधर भागने लगा। उसके हाथ फैले हुए थे और वो रास्ता टटोल रहा था। रिडल हंस रहा था। हैरी गिर गया। वो पत्थर पर जोर से टकराया और अपने ही खून का स्वाद उसके मुंह में आया। सांप उससे कुछ फीट दूर ही था। हैरी को उसके करीब आने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसे अपने ठीक ऊपर तेज विस्फोटक चिंगारियां निकलने की आवाज सुनाई दी और किसी भारी चीज ने हैरी को इतना कसकर मारा कि वो दीवार से टकरा गया। अपने शरीर में दांत घुसने का इंतजार करते हुए वो बेतहाशा फुफकार सुन पा रहा था। कोई चीज खंभों पर लगातार टकरा रही थी। अब उससे सब्र नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें इतनी खोल ली ताकि देख सके कि हो क्या रहा है। चमकीला जहरीले रंग में हरा, बलूत के तने की तरह मोटा विशाल सांप हवा में फन फैलाए खड़ा था और उसका बड़ा और भूतरा सिर खंभों के बीच में शराबियों जैसे लहरा रहा था। हैरी कांप गया। अगर सांप अचानक मुड़ जाए तो अपनी आंखें बंद करने को भी तैयार था। तब ही उसने देखा कि सांप का ध्यान किस चीज ने भटकाया था। ज्वाला काल दृष्टि के सिर के ऊपर उड़ रहा था और काल दृष्टि अपने तलवार जैसे लंबे और नुकीले दांतों से उस पर गुस्से से प्रहार करने की कोशिश कर रहा था। ज्वाला ने नीचे गोता लगाया। उसकी लंबी सुनहरी चोंच नजरों से ओझल हो गई और अचानक फर्श काले खून में नहा गया। सांप ने अपनी पूंछ जमीन पर जोर से पटकी। हैरी बाल बाल बचा और इससे पहले कि हैरी अपनी आंखें बंद कर पाता सांप पलट गया। हैरी की निगाह सीधे इसके चेहरे पर गई। उसने देखा कि इस ज्वाला ने सांप की दोनों बड़ी गोल पीली आंखें फोड़ डाली थी। फर्श पर खून की धाराएं बह रही थी और सांप दर्द में कराह रहा था। नहीं! हैरी ने रिडल की चीखने की आवाज सुनी। पक्षी को छोड़ दो, पक्षी को छोड़ दो, लड़का तुम्हारे पीछे, तुम सूंघ सकते हो, मार डालो उसे। अंधा सांप लहराया। वो दुविधा में था, पर अब भी घातक था। ज्वाला उसके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहा था और अपना अलौकिक गीत गा रहा था। काल दृष्टि की फूटी आंखों से लगातार खून बह रहा था और उसकी पपड़ीदार नाक पर ज्वाला यहाँ वहां चोंच मार रहा था। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, हैरी हताशा में बोला। कोई तो करो, कोई भी, कुछ भी। सांप ने एक बार फिर फर्श पर अपनी पूंछ पटकी। हैरी झुक गया। कोई नरम चीज उसके चेहरे से टकराई। काल दृष्टि ने बोलती टोपी को उछालकर हैरी के हाथ में पहुंचा दिया था, जिसे उसने पकड़ लिया। उसके पास अब बस यही थी, उसका इकलौता अवसर। उसने टोपी अपने सिर पर लगाई और जब काल दृष्टि की पूंछ उसके ऊपर दोबारा घूमी तो उसने फर्श पर खुद को सीधा फेंक दिया। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, हैरी ने सोचा। उसकी आंखें बोलती टोपी के नीचे कसकर बंद थी। मेहरबानी करके प्लीज मेरी मदद करो। जवाब में कोई आवाज सुनाई नहीं दी। इसके बजाय टोपी सिकुड़ गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ इसे निचोड़ रहा हो। कोई बहुत सख्त और भारी चीज हैरी के सिर पर गिरी, जिससे वो बेहोशी हो गया। उसकी आंखों के सामने सितारे नाचने लगे और जब उसने टोपी उतारने के लिए ऊपरी सिरे को पकड़ा तो उसने महसूस किया कि इसके नीचे कोई सख्त लंबी चीज थी। टोपी के अंदर से चांदी की एक चमकती तलवार प्रकट हुई। इसकी मूठ पर अंडे जितने बड़े माणिक रत्न चमक रहे थे। लड़के को मार डालो, पक्षी को छोड़ो, लड़का पीछे, अपनी नाक का इस्तेमाल करो। हैरी अपने पैरों पर तैयार खड़ा था। जब काल दृष्टि उसका सामना करने के लिए मुड़ने लगा तो उसका सिर नीचे आ रहा था, शरीर कुंडलियां बना रहा था और खंभों पर प्रहार कर रहा था। हैरी उसकी खूनी आंखों के बड़े कटोरों को देख सकता था। उसके मुंह को चौड़ा खुलते देख सकता था, जो इतना चौड़ा था कि उसे साबुत निकल जाता। उसके दांत जितने लंबे थे जितनी की उसकी तलवार।
नुकीले चमकते जहरीले दांत। वो अंधेपन की स्थिति में झपटा। हैरी बचा और सांप का मुंह तहखाने की दीवार से टकराया। वो एक बार फिर झपटा और उसकी जीभ हैरी के बाजू को छूती हुई निकल गई। हैरी ने तलवार दोनों हाथों में पकड़कर उठा ली। काल दृष्टि एक बार फिर झपटा और इस बार उसका निशाना सही था। हैरी ने तलवार के पीछे पूरा वजन लगाया और उसे मूठ तक सांप के मुंह की छत में गड़ा दिया। पर जब हैरी के हाथ में गर्म खून आया तो उसे अपनी कोहनी के ठीक ऊपर तेज दर्द महसूस हुआ। एक लंबा जहरीला दांत उसकी बाह में गहराई तक धंसता जा रहा था। जब काल दृष्टि छत पटाते हुए फर्श पर गिरा तो दांत काल दृष्टि के मुंह से टूटकर हैरी के शरीर में ही गड़ा रह गया। हैरी दीवार पर लुढ़क गया। उसने उस दांत को पकड़ा जो उसके शरीर में जहर फैला रहा था और उसे खींचकर अपनी बाह से निकाल दिया। पर वो जानता था कि देर हो गई है। सफेद गर्म दर्द धीरे धीरे पर लगातार घाव वाली जगह से पूरे शरीर में फैल रहा था। जब उसने दांत को नीचे गिराया और अपने कपड़ों पर अपना ही खून गिरते देखा तो उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई। तहखाना अब बोझिल रंग के घुमावदार चक्कर में घूमने लगा था। कोई लाल चीज पास से गुजरी और हैरी ने अपने पास पंजों की हल्की खटर पटर सुनी। ज्वाला, हैरी ने भर्राए गले से कहा। कमाल कर दिया तुमने ज्वाला। उसने महसूस किया कि पक्षी ने अपना सुंदर सिर वहां रख दिया जहां सांप का दांत गड़ा था। उसे गूंजते कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर एक अंधेरी छाया उसके सामने हिली। रिडल की आवाज ऊपर से आई। तुम मर चुके हो हैरी पॉटर, सचमुच मर चुके हो। यहाँ तक कि डंबलडोर का पक्षी भी जानता है। देखो, रो रहा है तुम पर। हैरी ने पलकें झपकाई। ज्वाला का सिर कभी उसे धुंधला तो कभी साफ दिख रहा था। उसके चमकदार पंखों से मोती जैसे मोटे मोटे आंसू फिसल रहे थे। हैरी पॉटर, मैं यहीं बैठकर इंतजार करूंगा, तुम्हें मरते हुए देखूंगा। आराम से मरो, मुझे कोई जल्दी नहीं। हैरी को नींद आने लगी। उसे अपने चारों तरफ हर चीज घूमती लग रही थी। उसके कानों में रिडल की दूर से आती आवाज पड़ी। तो इस तरह होता है मशहूर हैरी पॉटर की कहानी का अंत, रहस्यमय तहखाने में अकेले। जब उसके दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया, आखिरकार लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पॉटर को हरा दिया, जिसने उन्हें इतनी मूर्खतापूर्ण ढंग से चुनौती दी थी। तुम जल्दी अपनी प्यारी बदसात माँ के पास पहुंच जाओगे हैरी। उसने तुम्हारे लिए 12 साल का समय उधार लिया था, पर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने आखिरकार तुम्हें मौत के घाट उतार दिया और तुम जानते थे कि एक दिन यही होना है। हैरी ने सोचा, अगर ये मरना था तो ये इतना बुरा नहीं था। उसका दर्द भी कम होने लगा था। पर क्या वो मर रहा था? काला होने के बजाय तहखाना दोबारा ठीक से दिखाई देने लगा। हैरी ने अपने सिर को हल्का सा झटका दिया और वहां उसे ज्वाला दिखा, जो हैरी की बाह पर अब भी अपना सिर टिकाया था। उसके मोती जैसे आंसू हैरी के जख्म के चारों तरफ चमक रहे थे, सिवाय इस बात के कि जख्म गायब हो चुका था। अचानक रिडल की आवाज आई। दूर हटो पक्षी, उससे दूर हटो, मैंने कहा दूर हटो। हैरी ने अपना सिर उठाया। रिडल हैरी की छड़ी ज्वाला की तरफ घुमा रहा था। बंदूक चलने जैसा धमाका हुआ और ज्वाला ने फिर एक बार सुनहरे और लाल झोंके की तरह उड़ान भरी। फीनिक्स के आंसू, रिडल ने शांति से हैरी की तरफ घूरते हुए कहा। जाहिर है घाव भर सकते हैं, मैं भूल ही गया था। उसने हैरी की आंखों में आंखें डालकर देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यही तरीका ज्यादा पसंद है। तुम और मैं हैरी पॉटर, सिर्फ तुम और मैं। उसने छड़ी उठाई। तभी पंखों की तेज खड़खड़ाहट के साथ ज्वाला उसके सिर के ऊपर वापस आया और हैरी की गोद में उसने एक चीज गिरा दी, डायरी। एक पल के लिए तो हैरी उसे घूरता रहा। रिडल भी जिसने छड़ी उठा रखी थी। फिर बिना सोचे बिना विचारे, जैसे वो शुरू से यही करना चाहता था, हैरी ने पास फर्श पर पड़े काल दृष्टि के दांत को उठाया और सीधे डायरी के बीच में गड़ा दिया। एक लंबी भयानक दर्द भरी चीख निकली। डायरी से स्याही बाढ़ की धाराओं की तरह निकल पड़ी। स्याही में हैरी के हाथ नहा गए और फर्श पर बाढ़ आ गई। रिडल दर्द से छटपटा रहा था, अकड़ रहा था, चीख रहा था और तड़प रहा था। फिर अचानक एक धुएं के बीच वो गायब हो गया। हैरी की छड़ी खट की आवाज के साथ फर्श पर गिरी और तहखाने में खामोशी छा गई। सिर्फ स्याही की टप टप की आवाज आ रही थी जो डायरी से निकल रही थी। काल दृष्टि के दांत का जहर डायरी के बीच के छेद को अब भी जला रहा था। बुरी तरह कांपते हुए हैरी जैसे तैसे खड़ा हुआ। उसका सिर ऐसे घूम रहा था जैसे वो छू पाउडर से मीलों लंबा सफर तय करके आया हो। धीरे से उसने अपनी छड़ी और बोलती टोपी उठाई और जोरदार झटके के साथ चमकती हुई तलवार काल दृष्टि के मुंह की छत से बाहर खींच ली। फिर तहखाने के कोने से किसी के कराहने की आवाज आई। जिनी हिल रही थी। जब हैरी जल्दी से उसके पास पहुंचा तो उठकर बैठ गई। उसने हैरानी से पहले मरे हुए काल दृष्टि के विशाल शरीर को देखा, फिर खून सने कपड़े पहने हैरी को और उसके हाथ की डायरी को। इसके बाद उसने एक लंबी कपकपाने वाली गहरी सांस अंदर खींची और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। हैरी, हैरी,
मैं तुम्हें नाश्ते की बात बताना चाहती थी, मैं पर्सी के सामने वो बात नहीं कह सकती थी, वो मैं थी। अरे मैंने किया था, पर मैं कसम खाती हूँ मैं ये नहीं करना चाहती थी। रिडल ने जबरदस्ती मुझसे करवाया, वो मुझ पर हावी हो गया था। तुमने उसे कैसे मारा? रिडल कहाँ है? उस जानवर को तुमने कैसे मारा हैरी? रिडल रिडल कहाँ है? आखिर वो आखिरी चीज जो मुझे याद है कि रिडल अपनी डायरी में से बाहर निकल रहा था। सब कुछ ठीक है। हैरी ने डायरी उठाई और जिनी को उसमें जहरीले दांत का छेद दिखाया। रिडल खत्म हो गया है और देखो, वो और काल दृष्टि दोनों नष्ट हो गए हैं। चलो जिनी, बाहर चले। जब हैरी ने खड़े होने में जिनी की मदद की तो वो रोने लगी। अब मुझे पक्का स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जब से बिल हॉगवर्ट्स आया था तभी से मैं यहाँ आने का सपना देख रही थी। अब मुझे पक्का यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और मम्मी मम्मी डैडी क्या कहेंगे? ज्वाला तहखाने के प्रवेश द्वार पर मंडराते हुए उनका इंतजार कर रहा था। हैरी ने जिनी को आगे बढ़ने का इशारा किया। वो मरे हुए कालदृष्टि की बेजान कुंडलियों को लांघते हुए आगे बढ़े। गूंजती हुई उदासी के बीच चलते हुए वो एक बार फिर सुरंग में पहुंच गए। हैरी ने सुना कि उनके निकलने के बाद पत्थर का दरवाजा हल्की फुफकार के साथ बंद हो गया। कुछ मिनट तक अंधेरी सुरंग में चलने के बाद हैरी को दूर से चट्टान खिसकने की धीमी धीमी आवाज आई। रॉन! हैरी तेजी से चलते हुए चीखा। जिनी ठीक है, मैं उसे ले आया हूँ। उसे रॉन की तालियों की दबी हुई आवाज सुनाई दी। जब वो अगला मोड़ मुड़े तो रॉन का उत्सुक चेहरा एक बड़े छेद में से झांक रहा था। रॉन गिरी हुई चट्टान में पर्याप्त बड़ा छेद बनाने में सफल हो गया था। जिनी! रॉन चट्टान में बने छेद में से हाथ बढ़ाया ताकि उसे अंदर खींच ले। ओ, तुम जिंदा हो, मुझे यकीन ही नहीं हो। क्या हुआ था? उसने जिनी को गले लगाने की कोशिश की पर जिनी उससे दूर रही और सुबकती रही। अब तुम ठीक हो जिनी, रॉन मुस्कुराते हुए बोला। सब खत्म हो गया। ये पक्षी कहाँ से है? ज्वाला भी छेद में से जिनी के पीछे पीछे उड़कर आ गया था। ये डम्बलडोर का पालतू फिनिक्स है, ज्वाला, हैरी ने अंदर घुसते हुए कहा। रॉन ने हैरी के हाथ में चमकती तलवार को देखकर कहा, और तुम्हारे हाथ में ये तलवार कहाँ से आई? हैरी ने कनखियों से जिनी की तरफ देखते हुए कहा, बाहर निकलते हैं फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पर सुनो तो, बाद में रॉन, हैरी ने जल्दी से कहा। उसे लगा कि रॉन को यह बताना अच्छा नहीं रहेगा कि तहखाना कौन खोल रहा था, कम से कम जिनी के सामने तो नहीं। लॉकहार्ट कहाँ है? वहां पर, रॉन ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने सिर को पीछे झटका दिया। वो पाइप और सुरंग के ऊपर वाले हिस्से की तरफ इशारा कर रहा था। उसकी हालत खराब है, खुद ही देख लो। ज्वाला के पीछे पीछे, जिसके चौड़े लाल पंखों से अंधेरे में भी हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी, वो सब पाइप के मुंह की तरफ वापस चल दिए। लॉकहार्ट वहीं बैठा था और गुनगुना रहा था। इसकी याददाश्त चली गई है, मन तो उलट गया था, हमारे बजाय उसे ही लग गया। उसे जरा भी पता नहीं है कि वो कौन है, कहाँ है या हम कौन है। मैंने उससे यहाँ रुकने और इंतजार करने को कहा था। ये खुद के लिए खतरा बन गया है। लॉकहार्ट ने अच्छे भाव से सबको देखा। हेलो, उसने कहा। अजीब जगह है ना? तुम लोग यहीं रहते हो? नहीं, रॉन ने हैरी की तरफ भौहें उठाते हुए कहा। हैरी नीचे झुका और अंधेरे पाइप में ऊपर देखा। फिर उसने रॉन से पूछा, क्या तुमने सोचा है कि हम ऊपर कैसे जाएंगे? रॉन ने सिर हिलाया, पर ज्वाला हैरी के पास मंडरा रहा था और अब उसके सामने पंख फड़फड़ा रहा था। उसकी मनकेदार आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो अपनी पूंछ के लंबे सुनहरे पंख लहरा रहा था। हैरी ने अनिश्चितता से उसकी तरफ देखा। ऐसा लगता है ये चाहता है कि तुम इसे पकड़ लो, परेशान दिखते रॉन ने कहा। पर तुम तो इतने भारी हो, ये पक्षी तुम्हें ऊपर कैसे ले जाएगा? हैरी बोला, ज्वाला कोई साधारण पक्षी नहीं है। वो तेजी से दूसरों की तरफ मुड़ा। एक दूसरे को पकड़ लो। जिनी, रॉन का हाथ पकड़ लो। प्रोफेसर लॉकहार्ट, ओए, वो तुमसे कुछ कह रहा है। रॉन ने तेजी से लॉकहार्ट से कहा। तुम जिनी का दूसरा हाथ पकड़ो। हैरी ने तलवार और बोलती टोपी अपने बेल्ट में रख ली। रॉन ने हैरी के कपड़ों का सिरा पकड़ लिया और हैरी ने आगे बढ़कर ज्वाला की पूंछ के गर्म पंख पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर असाधारण रूप से हल्का हो गया और अगले ही पल एक झटके के साथ वो पाइप में ऊपर उड़ने लगे। हैरी सुन सकता था कि लॉकहार्ट उसके नीचे लटकते हुए कह रहे थे, अद्भुत अद्भुत, ये तो जादू जैसा लगता है। ठंडी हवा हैरी के बालों को उड़ा रही थी और इससे पहले ही कि वो यात्रा का आनंद ले पाए, यात्रा खत्म भी हो गई। वो चारों मायूस मीना के बाथरूम के गीले फर्श पर उतर गए। जब लॉकहार्ट अपना हैट सीधा करने लगे तो वो सिंक जिसमें पाइप छिपा था दोबारा अपनी जगह पर खिसक गया। मीना ने आंखें फाड़ कर देखा। बड़े निराश भाव से उसने हैरी से कहा, तुम तुम जिंदा हो? हैरी ने अपने चश्मे से खून और कीचड़ के छींटे पोंछते हुए थोड़े कठोर स्वर में कहा, इतना निराश होने की भी जरूरत नहीं है। ओह अच्छा। मैं तो सोच रही थी कि अगर तुम मर जाते तो मेरी कमोड में मेरे साथ रह लेते। ये बोलते समय मायूस मीना का चेहरा शर्म के मारे सफेद हो गया था।
जब वो बाथरूम से बाहर निकलकर अंधेरे वीरान गलियारे में आ गए तो रॉन बोला, हैरी, मुझे लगता है मीना तुम्हें पसंद करती है। जिनी, तुम्हारे लिए कंपटीशन है। पर जिनी एक खामोश चेहरे पर अभी भी आंसू बह रहे थे। रॉन ने जिनी की तरफ चिंता भरी निगाह डालते हुए कहा, अब कहाँ? हैरी ने इशारा किया। ज्वाला गलियारे में सुनहरी चमक फेंकता हुआ आगे आगे जा रहा था। वो उसके पीछे पीछे चल दिए और कुछ पल बाद वो प्रोफेसर मैगोनिकल के ऑफिस में खड़े थे। हैरी ने दस्तक दी और धक्का देकर दरवाज़ा खोला।